हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं वो माउंटेन जिसकी ऊंचाई विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत, दुनिया की 20 सबसे ऊंची चोटियां जिस श्रेणी में आती हैं, उस श्रेणी की मैं बात कर रहा हूं, वो हिमालय आपको सागरी जीवों के जीवाश्म से भरा हुआ दिखाई देगा। मरीन क्रिएचर्स के आपको वहां फॉसल दिखाई देंगे और ये फॉसल्स मेक श्योर कि एक दो स्थानों पर नहीं, एमोनाइट्स एक ऐसा जीव जिसके साक्ष्य हमें सागरों में, गहरे सागरों में मिलते हैं, वो हमें हिमालय एरिया में दिखाई देता है। जानने में थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन आपका आश्चर्य तब और भी अधिक बढ़ जाएगा जब मैं आपसे यह कहूं कि ये साक्ष्य हिमालय की उन घाटियों में दिखाई देते हैं जो अभी लगभग बर्फ से ढकी रहती हैं। ठीक है, साक्ष्य या एविडेंसेस बताते हैं, लेकिन यह आपका इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ा देगा जब मैं आपसे कहूं कि एक कनेक्शन है, एक इंटरलिंकिंग है उन पर्वतों की जो बेसिकली शुरुआत होते हैं, जिनका प्रारंभ होता है यूरेशिया या यूरोप से और कंटिन्यूएशन में चलते हुए ये आते हैं भारत तक। हिमालय हो, जाग्रोस पर्वत हो या फिर एल्प्स पर्वत हो, ये सारे पर्वत एक सागर के किनारे हैं। वो सागर जो आज के समय डिसअपीयर हो चुका है, गायब हो चुका है। चर्चा करने वाले हैं टेथिस सागर की, एक ऐसा सागर जिसके रिमेनेंट्स आज भी मौजूद हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भूमध्य सागर हो, कैस्पियन सागर हो या फिर काला सागर जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इन सभी के किनारे हमें वो चट्टानें मिलती हैं जो चट्टानें बेसिकली वहां पाई जाती थी, उस जमीन पर पाई जाती थी जो जमीन एक समय पर सागर का नीतल थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उन रॉक्स की जो सागरी क्रस्ट का फॉर्मेशन करती हैं। इन्हें ओफियोलाइट्स कहा जाता है। ये चट्टानें तक हमें देखने को मिलती हैं इस क्षेत्र में। अब ये कैसे संभव है, एग्जैक्टली ये हुआ कैसे है और कहां गया वो टेथिस सागर और उसके रेमिनेंट आज किस प्रकार से जीवित है, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सभी शायद बहुत बेहतर तरीके से वाकिफ होंगे इस बात से कि एक समय पे ये सारे महाद्वीप जो आज के समय आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये एक समय पर एक ही हिस्से थे। इस मेगा कॉन्टिनेंट, अभी ध्यान से देखिएगा, ये सारे हिस्से पहले जुड़े हुए थे। इस मेगा कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया और पेंजिया में समय के साथ जो है सेपरेशन हुआ। और इस सेपरेशन में जरा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि यहां पर आपको एक सागर दिखाई देता है। अगर मैं आपसे सीधे स्पष्ट तौर पर कहूं तो यह सागर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यहां कहीं पर यह उपस्थित रहा होगा। और यह जो सागर है, यह सागर था टेथिस सागर। और इसी टेथिस सागर में समय के साथ, इसके संकुचन से, समय के साथ इसके डिसअपीयर होने से हमें अलग अलग एरिया दिखाई पड़ता है। अगर स्पेसिफिकली मैं कहूं तो इसी टेथिस सागर में सागरी जीव रहा करते थे और इन सागरी जीवों को कहा जाता था एमोनाइट्स। और ये जो सागरी जीव थे, इनके फॉसल्स एग्जैक्टली मैं कहूं तो कुछ इसी प्रकार के स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ते थे। इनके फॉसल्स आज भी हमें हिमालय के एरिया में दिखाई पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, यहां पर आपको प्रवाल जैसे जीवों के जीवाश्म भी देखने को मिलेंगे। और ये जीव बेसिकली बड़े स्तर पर लद्दाख का एरिया हो, लाहौल स्पीति एरिया हो या फिर हिमालय के पार तिब्बत का एरिया हो, वहां स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। यह एक्चुअली में एक सागर का हिस्सा था और यह सागर समय के साथ डिसअपीयर हुआ है। अगर एग्जैक्टली मैं कहूं तो कुछ इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि यह पूरा इलाका पहले सागर हुआ करता था। आपको जानने में बड़ा मजा आएगा जब आप यह इमेजिन कर पाओगे कि जिस बिहार से अभी से कुछ समय पहले आप सभी हिमालय को देख रहे थे। आई थिंक आपने देखा होगा, अभी से कुछ समय पहले एक इमेज काफी वायरल हो रही थी जहां पर यह कहा गया कि हिमालय के बिहार के एक स्थान से देखने पर हमें स्पष्ट रूप से हिमालय दिखाई पड़ रहा था। कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर मैं आपसे यह कहूं कि आज से कुछ हजार वर्ष या फिर कुछ लाख वर्षों के पश्चात आपको उसी बिहार के एरिया में माउंटेन खुद दिखाई देगा। मतलब एक समय ऐसा आएगा जब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का एरिया हो या बिहार की पूरी बेल्ट हो उत्तर प्रदेश के साथ, इस पूरे एरिया में माउंटेन्स होंगे। और अगर आपको यह सुनकर बड़ा सेंसेशन हो रहा है तो लेट मी टेल यू कि जिस इलाके में आज आपको
लघु हिमालय का एरिया दिखता है। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो जो कश्मीर वाला इलाका है, हिमाचल प्रदेश का इलाका है, या उत्तराखंड का इलाका है, या नेपाल का क्षेत्र है। ये समय से अगर आप आज के समय से देखें तो कुछ लाख साल पहले ये परफेक्टली एक समतल मैदान था, और उसके भी पहले ये पूरा इलाका एक सागर था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहां पर इन प्लेटों के टकराव के कारण माउंटेन्स बने, और जहां पर जो एरिया काफी संकीर्ण था, काफी उथला था, वहां पर इन्हीं माउंटेन से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से मैदान का निर्माण हुआ। सो द रियलिटी इज, अगर मैं आपसे स्पष्ट तौर पर कहूं तो ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है, इस एरिया में से कुछ अंश जैसे मेडिटेरेनियन सी, जैसे काला सागर, कैस्पियन सागर, इस इलाके में गहराई थोड़ी ज्यादा थी। इस कारण से यहां पानी अभी भी शेष है, और जहां पर इसकी जो चौड़ाई और गहराई है कम थी, ज्यादा संकीर्ण था यह इलाका। उस इलाके में नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जम जाने से अब भाई प्लेटें टकरा रही थी, माउंटेन्स बिल्ड हो रहे थे, माउंटेन्स के बिल्ड होने के साथ नदियों का उद्गम हो रहा था, और यही नदियां जो है वो इस इलाके में अपना अवसाद यानी कि अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रही थी। और यही रीजन है कि यह समय के साथ अवसादों से सेडिमेंट से बढ़ गया, और इस स्थान पर निर्माण हुआ वर्ल्ड के सबसे बड़े एग्रेडेशनल प्लेन, यानी कि सबसे बड़े निक्षेपणात्मक मैदान का, जिसे आज आप उत्तर का विशाल मैदान कहते हो। सो द रियलिटी इज, जिस यूपी बिहार में खड़े होकर शायद आप हिमालय को देख रहे हैं, वो हिमालय खुद सागर था, और जिस स्थान से आप उसे देख रहे हैं वो स्थान भी एक सागर का तट था। जानने में बड़ा रोचक लगता है। इसके अलावा आप इसके कुछ साक्ष्यों की अगर मैं बात करूं तो आप इसके साक्ष्य बहुत आसानी से देख पाएंगे। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वो चट्टानें जो सागरी क्रस्ट का निर्माण करती हैं, वो चट्टानें हमें ग्रीस, तुर्की से लेकर ईरान और इवन पाकिस्तान तक दिखती है। और इवन अगर आपके दिमाग में यह भ्रम आ रहा हो कि भाई इस इलाके में एग्जैक्टली मैं कहूं तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस इलाके में पानी बचा है क्योंकि यह स्थान थोड़ा गहरा था, या फिर यहां पर जो है वो पानी बचा है क्योंकि स्थान थोड़ा गहरा था, तो इस स्थान पर अवसादों के भर जाने से पर्वत बन गया। पर यहां पर भी तो साक्ष्य होने चाहिए। सो लेट मी टेल यू कि हिमालय का वो पोर्शन जहां आपको आज के समय दुनिया के सबसे बड़े हिमनद दिखते हैं, ध्रुवों को अगर हम हटा दें तो ध्रुवों के अलावा वो हिमनद जो कि पृथ्वी पर उपस्थित है, बस ध्रुवों पर नहीं है, यह सबसे बड़े हिमनद ओन करने वाला इलाका है हिमालय। दुनिया का सबसे बड़ा तृतीय ध्रुव कहा जाता है। और बच्चे उसी इलाके में आपको दिखाई देगा कि जिस साइज की ताजे पानी की झीलें हैं, कुछ उसी साइज की आपको माइटी साइज आपको खारे पानी की झीलें दिखती हैं। वो मानसरोवर झील जिससे ब्रह्मपुत्र जैसी विशालकाय नदियां, ब्रह्मपुत्र, इवन मैं आपसे कहूं सिंधु या फिर ब्रह्मपुत्र, इतनी बड़ी नदियों का उद्गम होता है, उसी के पास, उसी झील के पास आपको जो है वो खारे पानी की झील दिखती है जिसका नाम है राक्षस ताल। एक तरफ खारे पानी की झील, उसके जस्ट बाजू में ताजे पानी की झील। चाहे पेंगोंग सो लेक हो, सो मोरिरी लेक हो, ये सारी झीलें जो है वो हिमालय के एकदम करीब हैं, लेकिन आपको वहां पर भरा हुआ दिखाई देगा खारा पानी। ऑल दीज आर रिमेनेंट ऑफ अ एंशिएंट सी। ये सभी कुछ जो है वो बचे हुए हिस्से हैं एक बड़े सागर के, एक पुराने सागर के, और वो सागर था टेथिस सागर, जीएस में कहते हैं, और टेथिस जियोसिंक्लाइन या टेथिस भूसन्नति, एक उथला संकीर्ण सागर, अ नैरो शैलो सी इज कॉल्ड एज जियोसिंक्लाइन। यह इस स्थान पर उपस्थित हुआ करता था, और वही सागर जो है वो समय के साथ भारत के केस में मैदान में बदला है, भारत के केस में उस मैदान पर पर्वत बना है, और यूरोप के केस में, अफ्रीका के केस में यह लाल सागर या फारस की खाड़ी के रूप में उपस्थित है। आपको मेडिटेरेनियन सी दिखाई देगा, काला सागर दिखाई देगा, और कैस्पियन सागर दिखाई देगा। ये सारे के सारे बचे हुए हिस्से हैं उस सागर के। अब आपके दिमाग में प्रश्न जाग रहा होगा कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे है। तो आइए जरा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा पढ़ाई की दृष्टि से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जरा पीछे देखिए, यह जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यह एक्चुअली में ऊपर है यूरेशियन प्लेट, एग्जैक्टली इसके नीचे आएगा अफ्रीकन प्लेट, यहां पर प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट है, और ये अरेबियन प्लेट है। इन प्लेट्स में मूवमेंट हो रहा है, और ये जो प्लेट्स हैं ये लगातार आगे मूव कर रही हैं।
इसी के आगे मूवमेंट के कारण यहां पर आपको एक हिस्सा दिखाई देगा भूमध्य सागर का। इसी मूवमेंट में आपको यह हिस्से पर दिखाई देता है आज के समय कैस्पियन सी और ब्लैक सी, और इसी प्लेट पे आपको समय के साथ ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में मिलते हुए दिखाई देंगे। यह स्थिति पूर्व की स्थिति है जब ये आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के बाद ये सारे हिस्से जाकर टकराते हैं और टकरा जाने के कारण यह हिस्सा अलग, और इस हिस्से पर आपको इस एग्जैक्टली यहां पर काला सागर, इस स्थान पर कैस्पियन सागर दिखाई देता है। और यही जो हिस्से हैं, इन्हीं हिस्सों पर आपको पर्वतीकरण दिखेगा। पर्वतीकरण का मतलब है यहां पर आपको माउंटेन्स का फॉर्मेशन दिखेगा। रीजन सिंपल सा है, द रियलिटी इज यहां से जो प्लेट्स हैं ये स्टिल दे आर मूविंग टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, ये इस स्थिति में है। आगे बढ़कर ये जुड़ जाएंगी और यूरेशियन प्लेट से टकराएंगी। टकरा जाने पर जिस हिस्से में गहराई अधिक थी वहां पर पानी उपस्थित है, और फिर प्लेटों के टकराने के कारण यहां पर माउंटेन्स दिखाई देंगे। जरा इन माउंटेन्स को ध्यान से देखिएगा, आप पाएंगे इस तरफ आपको जो यूरोप का एरिया है, यहां आपको एल्प्स पर्वत दिखाई देंगे। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जाग्रोस पर्वत दिखाई देंगे ईरान के आसपास, ईरान इराक की सीमा के पास। इसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो पाकिस्तान की तरफ जो है वो मकरान कोस्ट दिखाई देगा, जहां पर अगेन आपको ये पर्वत दिखाई देंगे। और थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहां हिमालय दिखेगा। और जो मैंने शुरुआत में कहा कि हिमालय एक ऐसा पर्वत जहां पर आपको प्रवाल, कोरल जो सागर में रहते हैं, ये दिखाई पड़ते हैं। वो हिस्सा जहां पर आपको सागरी जीवों के जीवाश्म के अलावा ऐसी चट्टानें मिलती हैं जो सागरी क्षेत्र में निर्मित होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं। और थोड़ा सा आगे जाओगे तो इवन जो अंडमान और निकोबार एरिया है, एन नंबर ऑफ टाइम हमने इसे पढ़ा है कि अंडमान निकोबार का एरिया, दिस एरिया इज नथिंग बट पीक्स ऑफ हिमालयास। अंडमान निकोबार का क्षेत्र कुछ और नहीं है, यह बेसिकली हिमालय का ही विस्तार है। यानी कि इस इलाके में जो पहले उपस्थित हुआ करता था जस्सी, जो पहले उपस्थित हुआ करता था टेथिस सागर, यह समय के साथ निर्मित हुआ है और चेंज करा है इसने अपना फॉर्म, और वो बना है कुछ इस तरीके से माउंटेन्स, प्लेन्स और कुछ बचे हुए सागरों का हिस्सा। अब अगर आपके दिमाग में आए ये प्रश्न कि भाई ये इलाका क्यों ही शेष रह गया, तो लेट मी टेल यू कि ये इलाका भी एक समय पर पूरी तरह से सूख चुका था। जी हां, मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर भी एक समय पर सूख चुका था, और जिप्सम, शायद आपने नाम सुना होगा इस तत्व का, इसके मैदान में बदल चुका था। और डियर, ये मैदान में दोबारा से पानी भरा है। इसे कहा जाता है ज़ैंक्लिन मेगा फ्लड या ज़ैंक्लिन जल प्रलय। और ये जो ज़ैंक्लिन मेगा फ्लड थी, इस फ्लड के समय एग्जैक्टली मैं कहूं तो ये जो जिब्राल्टर जल संधि आपको यहां दिखाई देती है, ये जल संधि एक समय पर बंद हो चुकी थी, और ये इलाका जो है वो मायोसीनियन सैलिनिटी क्राइसिस, मायोसीन काल में होने वाला एक ऐसा संकट जिससे पूरी तरह से भूमध्य सागर सूख गया था। मायोसीनियन सैलिनिटी क्राइसिस का अर्थ है मायोसीन काल में होने वाला वह घटना जिसके कारण पूरा का पूरा भूमध्य सागर सूख गया था, और यह प्लेट आगे बढ़ने के कारण बीच वाले हिस्से को पूरी तरह से सुखा चुकी थी। बट द रियलिटी इज, इस इलाके में जो जल संधि है वो एक मायोसीन काल के अंतिम समय में ब्रेक हुई। बेसिकली यहां पर जिब्राल्टर एक पर्वत है, वो पर्वत जो है वो टकरा चुका था, वो जुड़ चुका था अफ्रीका की प्लेट से। फिर हुआ ये कि इस इलाके से सागर का अगेन अतिक्रमण हुआ, और उस अतिक्रमण के कारण वो जो पानी है वो इस इलाके की चट्टानों को ब्रेक करते हुए दोबारा यहां भरा था। और इसे आप सर्च कीजिएगा, और अगर आपको इंटरेस्ट हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मुझे बताइएगा, हम इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे जहां मैं आपको यह बताऊंगा कि एग्जैक्टली यहां से जो निकलने वाला पानी है वो वापस मेडिटेरेनियन सी में भरा, और इसके साक्ष्य हमें इसके द्वीपों की दीवारों पर मिलते हैं। द्वीप बताते हैं कि इनके नीचे का हिस्सा पहले सूख चुका था और जिप्सम के मैदान में बदल चुका था। दोबारा से जो मैंने कहा ज़ैंक्लिन मेगा फ्लड, इस फ्लड के कारण यहां दोबारा पानी भरा है। इंटरेस्टिंग और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी। इमेजिन कीजिए कि यह सारी जानकारी जो अभी मैंने आपको दी, अगर आप इसे अपने ज्योग्राफी के जीएस वाले सेक्शन में लिख पाए तो आपका आंसर विल बी द नेक्स्ट लेवल का आंसर। आपका उत्तर जो है वो नेक्स्ट लेवल का उत्तर होगा।
वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने इस लेक्चर को यहां तक देखा है, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि आपको ज्योग्राफी अर्थात भूगोल में एक जेन्युइन इंटरेस्ट है। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर आपके पास ऑप्शन है। अगर आप 2026 की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके पास ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट के बैचेस उपलब्ध हैं। अगर आपको ज्योग्राफी समझ में आती है, आपको इसमें जेन्युइन इंटरेस्ट है, तो डू मेक श्योर कि आप इसे ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह ऑप्ट करिए। ना केवल ये आपके लिए ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा, जबकि ये आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी शानदार ऑप्शनल है। आप देखिए, हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम होने का एक बड़ा कारण है कि हम प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई नहीं करते। और अगर आप चाहते हैं कि आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करें तो जस्ट गो एंड चेक, हर वर्ष 25 से 30 प्रश्न ज्योग्राफी से और एनवायरमेंट से कलेक्टिवली आते हैं। अगर आपका वैकल्पिक विषय भूगोल होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इजीली प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे। चेक कीजिए, कट ऑफ 40 सही क्वेश्चन और 30 आपके पॉकेट में है, जस्ट बाय टेकिंग ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। हमारे माध्यम ने इस ऑप्शन से खासा दूरी बनाई रखी है। यही रीजन है कि हमारा रिजल्ट 5% तक सीमित हो चुका है, 5% तक हमारा रिजल्ट लिमिटिफाई है। इसे सुधारने के लिए वो करना पड़ेगा जो अधिकांश बच्चे नहीं करते हैं। याद रखें, ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट इज द ओनली पाथ विच कैन चेंज द रिजल्ट ऑफ आवर मीडियम। भूगोल वैकल्पिक ही एकमात्र ऐसा वैकल्पिक विषय है जिसके माध्यम से हम अपने माध्यम का रिजल्ट बदल सकते हैं। जस्ट ऑप्ट। लेक्चर में यहां तक आए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको इंटरेस्ट है। इसके अलावा हमारे जो प्रतिज्ञा प्लस बैचेस हैं, यानी कि वो बैचेस जो आपको कंप्लीटली फाउंडेशन की तैयारी कराते हैं, यानी कि जीएस आपका पूरा एब्सोल्युटली कवर होगा, इसके बैचेस भी अवेलेबल हैं। प्रतिज्ञा प्लस बैचेस इन्हें कहते हैं। इन बैचेस में सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। एनसीईआरटी की क्लासेस से लेकर 1-to-1 मेंटरशिप, हिस्ट्री से लेकर पॉलिटी तक, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, माइनर से माइनर टॉपिक, सारा विषय कवर होगा अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज और रेसिडेंशियल प्रोग्राम की सुविधा। रेसिडेंशियल प्रोग्राम का मतलब है प्री क्वालिफाई करने पर स्टडी आईक्यू आपको अपने प्रीमाइसेस में दिल्ली में बुलाएगा। ये सब कुछ जस्ट एक कदम दूर है आपसे। आधे घंटे की प्रोसेस होती है, अगर आप उससे पूरा कर लें तो आप हमारे इन बैचेस का भी हिस्सा बन सकते हैं। फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है 2026 के लिए और 2027 से 28 के लिए हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैचेस ये उपलब्ध हैं। आप सभी लोग एक शिकायत करते हैं कि जो प्राइस डिस्प्ले हो रहा होता है उससे कुछ अधिक प्राइस आपको देखने को मिलता है। चिंता ना करें, आप एक मिस्टेक करते हैं। यहां ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है AK लाइफ कोड। सिंपली बाय यूजिंग AK लाइफ कोड आप हमारे इन कोर्सेज का हिस्सा बन पाएंगे मिनिमम कॉस्ट पर। उम्मीद कर रहा हूं कि मैं उन बच्चों को अपने ऑप्शनल के बैचेस में, इन फाउंडेशन बैचेस में देखने वाला हूं जो लिटरली यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, ना कि वो जो केवल और केवल इसके बारे में विचार करें या फिर समय व्यर्थ करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।